हम 2 बहनें ही थीं और मेरी बड़ी बहन रश्मि की शादी के वक्त मैं लगभग 18 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उनसे मेरा बहुत गहरा लगाव था। शादी के दिन जब उनकी विदाई हो रही थी तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार दीदी से लिपटकर रो रही थी। तभी मेरे जीजा राजीव ने मुझे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बोले, माही रोने की क्या बात है, साली भी तो अपनी ही होती है, जब भी तुम्हारा दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए उनके जाने के बाद घर मुझे बहुत खाली लगने लगा था। जीजा जी ने उस दिन जाते जाते मुझसे कहा था कि जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। उनकी ये बात मेरे दिल में बस गई थी। दीदी की विदाई के बाद अक्सर मैं यही सोचती रहती थी कि काश जल्दी से मुझे भी दीदी के पास जाने का मौका मिल जाए और मैं उनके साथ कुछ दिन रहकर वापस आऊं। समय धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते दीदी की शादी को लगभग 1 साल हो गया, लेकिन मुझे उनके शहर जाने का मौका नहीं मिल पाया। करीब 1 साल बाद दीदी अचानक हमारे घर आई। उनके साथ राजीव जीजा भी थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जीजा जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत मिलनसार था। वे सभी से हंसकर बात करते थे और मेरे साथ भी बहुत अपनापन दिखाते थे। जितने दिन वे हमारे घर रहे, हर वक्त मेरा हाल चाल पूछते रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मेरे लिए कई छोटे छोटे तोहफे भी लाए। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनका ये अपनापन अच्छा लगता था। धीरे मुझे उनसे एक भाई जैसा स्नेह महसूस होने लगा था। लगभग 1 हफ्ता हमारे घर रहकर दीदी और जीजा वापस अपने शहर लौट गए। उनके जाने के बाद फिर वही सन्नाटा घर में लौट आया, लेकिन अब हमारे पास उनसे जुड़ी नई यादें थी जो हमें खुशी देती थी। करीब 2 महीने बाद दीदी का फोन आया। उनकी आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि वे मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर मैं, मम्मी और पापा सभी बहुत खुश हो गए। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई थी। इतने दिनों बाद हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी की आवाज में थोड़ी परेशानी भी महसूस हो रही थी। वे मम्मी से कह रही थी कि उन्हें इन दिनों बहुत कमजोरी और चक्कर आते हैं और डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा आराम करने को कहा है और वे दूसरे शहर में अकेले रहकर घबरा रही है। ये सुनकर मम्मी भी चिंतित हो गई, क्योंकि दीदी मम्मी की जान थी। मम्मी ने उनसे कहा, अगर चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। लेकिन दीदी ने बताया कि डॉक्टर ने लंबा सफर करने से मना किया और राजीव भी उन्हें इतनी हालत में अकेले भेजने को तैयार नहीं है। ये सुनकर मम्मी ने थोड़ा देर सोचा और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माही को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और घर के छोटे मोटे कामों में भी तुम्हारी मदद कर देगी। मम्मी की ये बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, लेकिन माई को अकेले मत भेजना, राजीव उसे लेने खुद आ जाएगा। मैं तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में तो पहले ही ये इच्छा थी कि मैं दीदी के घर जाऊं और कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तुरंत खुशी खुशी अपना सामान तैयार करना शुरू कर दिया। मौसी बनने की खुशी भी मेरे दिल में अलग ही उत्साह भर रही थी। 3 दिन बाद ही राजीव जी जब मुझे लेने हमारे घर आ गए और मैं उनके साथ दीदी के शहर के लिए निकल पड़ी। सफर के दौरान वे रास्ते भर मुझसे हंसी मजाक करते रहे, मुझे शहर के बारे में बताते रहे। कुछ घंटों के बाद हम दीदी के घर पहुंच गए। दीदी का घर काफी बड़ा था। वहां उनके ससुर और जीजाजी ही रहते थे, इसलिए घर में ज्यादा लोग नहीं थे। दीदी मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था और मुझे गले लगाकर बोले, भाई तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे रहने के लिए अपने कमरे के सामने वाला कमरा दे दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंच सकूं। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था,
लेकिन जब मैं दीदी के ससुर को नमस्ते करके उनके कमरे में गई तो मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और मुझे देखकर बहू कुछ उलझी हुई बातें करने लगे जो मुझे ठीक से समझ नहीं आई। तभी दीदी तुरंत वहां आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले लिया और धीरे से बोली कि उनके ससुर कई सालों से बीमार रहते हैं और कभी-कभी अजीब तरह की बातें करने लगते हैं, इसलिए मुझे उनके कमरे में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सच कहूं तो उनसे मिलकर मुझे थोड़ा डर जरूर लगा था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं उनके कमरे के आसपास में नहीं गई। दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती रहती थी और घर के छोटे-मोटे काम में संभाल लेती थी। जीजा जी अक्सर मेरा हाल पूछ लेते और कहते कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और मुझे घर का माहौल थोड़ा समझ में आने लगा था। लेकिन चौथे दिन रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उस रात खाना खाने के बाद मैंने किचन साफ किया और अपने कमरे में आ गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीने से भीग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहाकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे के बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर मेरी नजर ऊपर रोशनदान की तरफ गई। वहां मुझे एक हल्की सी परछाई सी दिखाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कोई वहां से जाकर आया हो। ये सोचकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घर घबराकर बाथरूम से बाहर निकल आई। डर के मारे में सीधे दीदी के कमरे की तरफ भाग गई। उस वक्त दरवाजा खटखटाना भी मैं भूल गई। अंदर पहुंची तो देखा दीदी और जीजा दोनों आराम से बैठे बात कर रहे थे। मुझे अचानक देखकर वे दोनों चौंक गए। जीजा जी ने कहा, रे माही, क्या तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं। रोशनदान वाली बात कहने के लिए मुझे झिझक हो रही थी, इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं बस दीदी से पूछने आई थी कि उन्हें दूध चाहिए या नहीं। दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं माई, अब तुम जाओ और आराम करो। बाकी जो भी काम होगा मैं रात से कह दूंगी। मैं वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगे। तभी मेरी नजर सामने से आते हुए दीदी के ससुर पर पड़े हुए बाहर से लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोले, बेटा अपना ध्यान रखा करो और किसी पर भी जल्दी भरोसा मत किया करो। उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा और मैं बिना कुछ कहे जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर उस रोशनदान पर वह परछाई किसकी थी? क्या वह सिर्फ मेरा वह भ्रम था या सच में कोई मुझे देख रहा था? और अगर कोई था तो वो कौन हो सकता है? ये सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अगले दिन सुबह जब राजीव जी ऑफिस जाने लगे तो जाते जाते बोले, माही, मैं आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे, तुम्हें शहर भी दिखा दूंगा। उनकी आवाज सुनकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन मेरे मन में पिछली रात की घटना अभी भी घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब मेरा वहम था या किसी बड़ी परेशानी की शुरुआत। अगले कुछ घंटों तक मैं यही सोचती रही कि मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी-कभी इंसान जिस जगह को सुरक्षित समझता है वहीं से अनजाने डर को भी सामने आ जाते हैं। अगले कुछ घंटों तक मैं यही सोचती रही कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ मेरा वहम था या सच में कोई मुझे देख रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद नए घर और नए माहौल की वजह से मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। सुबह का समय धीरे धीरे बीत गया। दीदी दवाई लेकर आराम कर रही थी और मैं घर के छोटे मोटे काम संभाल रही थी। दोपहर तक सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन मेरे मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शाम होने लगी तो मुझे याद आया कि जीजा ने कहा था
वे मुझे बाजार घुमाने ले जाएंगे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए और तैयार होने लगी। दीदी ने मुझे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, माही तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। लगता है तुम्हें बाहर घूमने जाने की बहुत खुशी है। मैंने भेंसकर कहा, दीदी इतने दिनों बाद बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही राजीव जीजा ऑफिस से लौट आए। उन्होंने मुझे तैयार देखकर कहा, चलो माई देर मत करो, बाजार चलते हैं। दीदी ने भी कहा कि ज्यादा देर मत करना और ध्यान से जाना। मैं और जीजा घर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वे शहर के बारे में बताते रहे और मुझे कई जगह दिखाई। बाजार काफी रोने को वाला था। उन्होंने मेरे लिए कपड़े और कुछ छोटी छोटी चीजें खरीद दी। मैंने कहा कि इतना सब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह मुस्कुराकर बोले, तुम पहली बार आई हो, इसलिए ये सब मेरी तरफ से है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में पिछली रात की बात अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद हम वापस घर लौट आए। रात को सबने मिलकर खाना खाया। दीदी की तबीयत उस दिन थोड़ा ठीक लग रही थी, इसलिए वे भी हमारे साथ बैठी रही। खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करने लगी और बाकी सब अपने अपने कमरे में चली गई। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई। उस रात मौसम थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मोबाइल देखने लगी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कुछ देर में वो लाइट वापस आ जाएगी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई हलचल हुई हो। मैं घबरा गई क्योंकि अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई मेरे बहुत पास से गुजरा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। अंधेरा इतना था कि मुझे रास्ता ही मुश्किल से दिख रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे दीदी के कमरे तक पहुंची और उन्हें आवाज दी। दीदी ने तुरंत जवाब दिया और अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी होते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ माही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं नहीं चखता होगा। मेरे कमरे में शायद कोई था, इसलिए मैं डर गई। दीदी मेरी बात सुनकर हल्का सा हंसने लगी और बोली, अरे नहीं माही, तुम बेकार में डर रही हो। राजीव अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट देखने बाहर गए और पापा जी तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं होंगे। शायद अंधेरे की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मुझे सच में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और उसी समय राजीव जीजा भी अंदर आ गए। उन्होंने मुझे वहां बैठे देखा तो मुस्कुराकर बोले, देखा मैंने कहा था ना कि ये अंधेरे से डर जाएगी। फिर वे दीदी से बोले, तुम इसके पास ही बैठो ताकि ये शांत हो जाए। मैं भी अब थोड़ा संभल चुकी थी, इसलिए मैंने कहा, अब मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। दीदी ने कहा कि अगर डर लगे तो दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं धीरे धीरे अपने कमरे के में वापस आ गई और अंधेरे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आखिर मेरे कमरे में कौन हो सकता है। अगर जीजा बाहर थे और दीदी अपने कमरे में थी तो फिर वो कौन था जिसने मुझे ऐसा महसूस करा है जैसे वहां कोई मौजूद था। ये सोचकर मेरे मन में फिर वही शक आने लगा कि कहीं दीदी के ससुर तो कमरे के पास नहीं आए होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा भ्रम हो सकता है। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी नींद आ। अगले सुबह जब मैं उठी तो घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी थोड़ी देर वाजा जी भी ऑफिस जाने से पहले वहां आ गए। उन्होंने सामान्य तरीके से पूछा कि रात को अब तो डर नहीं लगा। मैंने कहा अब सब ठीक है, फिर भी ऑफिस ले गए। दिन का समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर के वक्त दीदी दवाई लेकर सो गई थी और मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी।
तभी अचानक पीछे से किसी के माने कहा आभास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो राजीव जीजा खड़े थे। मैं थोड़ा हैरान ना हुई क्योंकि वे तो ऑफिस गए थे। उन्होंने कहा कि एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अब वापस आना पड़ा। फिर वे किचन के पास खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनके लहजे में पहले जैसा हल्का मजाक नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही अंदाज था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए काम आए। तुम यहाँ आने के बाद घर में रौनक आ गई। ये सुनकर मैंने बस हल्का सा जवाब दिया और काम में लगी रही। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने और भी अजीब बातें करनी शुरू कर दी, जिससे मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मैंने तुरंत कहा मुझे दीदी को देखना और किचन से बाहर निकल आई। उस समय मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। मुझे अब समझ आने लगा था कि शायद मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, बल्कि घर में कुछ ऐसा था जिसे मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मैंने तय किया कि अब मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा और हर बात को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार खतरा वहां से आता है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी और मुझे लगने लगा था कि इस घर में सब कुछ उतना सामान्य नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी और मुझे लगने लगा था कि इस घर में सब कुछ उतना सामान्य नहीं जितना बाहर से दिखता है। मैं अब हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगी, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि अगर मैं सावधान नहीं रही तो किसी बड़े परेशानी में भर सकती हूँ। उस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि मैं घर में कभी भी बिल्कुल अकेली ना रहूं और ज्यादातर समय दीदी के पास ही बिताऊं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था कि दीदी दवाई लेकर सो जाती थी और मुझे अपने काम करने पड़ते थे। एक दिन दोपहर का समय था। दीदी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो राजीव जीजा वहां खड़े थे। मैंने सोचा शायद वह फिर से जल्दी लौट आए होंगे। उन्होंने सामान्य तरीके से पूछा कि दीदी कैसी है। मैंने कहा वे सो रही है। फिर वे कुछ देर वह खड़े होकर इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन उनके देखने का अंदाज मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं चाहती थी कि जल्दी से किचन का काम खत्म करूं और वहां से निकल जाऊं। तो उन्होंने धीरे से कहा, माही तुम यहाँ आई हो तो घर में बहुत रौनक हो गई है। तुम्हारे आने से दीदी भी खुश रहती है। उनकी बात सुनकर मैंने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और चाय बनाकर ट्रे में रखने लगी। तभी उन्होंने थोड़ा और करीब आकर कहा कि तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हूँ। उनके इस अंदाज से मुझे ऐसे महसूस हुआ, इसलिए मैंने तुरंत ट्रे उठाई और कहा कि दीदी को चाय दे आती हूँ। इतना कहकर मैं वहां से बाहर आ गई। उस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि जीजा से ज्यादा अकेले में बात ना हो, लेकिन जिगर का माहौल ऐसा था, कभी ना कभी आमना सामना हो जाता था। शाम को जब ये ऑफिस से लौटते तो दीदी के पास बैठकर बातें करते और कभी कभी मुझसे भी हालचाल पूछ लेते। ऊपर से सब कुछ समय लगता था, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हो रहा था। उस रात एक और अजीब घटना हुई। रात का समय था और मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक फिर से कुछ देर के लिए बिजली चली गई। घर में अंधेरा फैल गया। मैं पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल बाद मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर किसी के कदमों के आठ हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर सब शांत हो गया। धीरे थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और मैंने रात की सांस ली। उस रात में काफी देर तक जागती रही और सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह मैंने तय किया कि मुझे ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मेरे साथ जो हो रहा है वैसे सहयोग नहीं है। उसी दिन दोपहर के समय एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे मन में डर को और भी बढ़ा दिया। उस समय दीदी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं किचन में सब्जी काट रही थी। तभी राजीव जीजा फिर से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम से ही
थोड़ी देर के लिए वापस आना पड़ा। फिर वे किचन के पास खड़े होकर मुझसे बात करने लगे। पहले तो उन्होंने सामान्य बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनका अंदाज बदलने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि माही, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। मैं उनकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आई हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि घर में अब अकेलापन नहीं लगता। उनकी बातों का तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने काम खत्म करने का बहाना बनाया और किचन से बाहर निकलने लगी। तभी उन्होंने कहा कि माई, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा कि दीदी को मेरी जरूरत हो गई। मैं जल्दी से वहां से निकल गई। उस समय मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे साफ महसूस होने लगा कि उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वे शायद वापस ऑफिस चले गए थे, लेकिन मेरे मन में डर और बढ़ गया था। शाम को जब दीदी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मैं चुपचाप बैठी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तुम आज बहुत शांत लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि वैसे थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा तनाव लेने से मना किया था। रात को हम सब साथ में खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। लेकिन मेरे मन में अब ये सवाल बार बार उठ रहा था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या वापस घर लौट जाना चाहिए। मैं कई बार सोचती थी कि मम्मी पापा को सब बता दूं, लेकिन फिर दीदी की हालत याद आ जाती और मैं चुप रह जाती। अगले दिन शाम के समय अचानक दीदी की तबीयत फिर से खराब हो गई। वे अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिरते गिरते बची। मैं तुरंत भागकर उनके पास गई और उन्हें संभालकर बिस्तर पर लेटाया। वे पीठ पकड़कर दर्द की शिकायत कर रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माही, तुम कहीं मत जाओ। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि उस हालत में उन्हें छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। उसी समय राजू जीजा भी घर आ गए। दीदी ने उन्हें बताया कि अचानक चक्कर आने से उनकी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर वे भी चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दीदी के पास बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। उस समय मुझे लगा कि शायद मैं ही बेकार में ज्यादा सोच रही थी, क्योंकि सामने से कुछ सामान्य ही दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो डर बैठ गया था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस घर में कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी सामने नहीं आया, और शायद बहुत जल्दी मुझे उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं सकी। बार बार वही सवाल मेरे मन में घूम रहा था कि आखिर मुझे यहाँ रुकना चाहिए या घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जब भी मैं जाने के बारे में सोचती तो दीदी का चेहरा सामने आ जाता। उनकी तबीयत, उनकी हालत देखकर मुझे लगता कि इस समय इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो घर में सामान्य माहौल था। दीदी की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं समझ रही थी कि उन्हें अब भी आराम की जरूरत है। इसलिए मैं पूरे दिन उनके पास साथ ही रही और घर के काम भी संभालती रही। दोपहर के समय जब वे आराम कर रही थी तो मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला और राजीव जी जान अंदर आए। वे शायद ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि दीदी कैसी है? मैंने कहा कि अब ठीक है और आराम कर रही है। फिर कुछ देर वही खड़े रहे। फिर बोले, माही, अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी लगे तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूँ कि इस घर में तुम्हें बिल्कुल असहज महसूस ना हो। उनकी आवाज सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने
मेरे मन में उनके प्रति विश्वास को कमजोर कर दिया था। मैंने बस इतना कहा कि सब ठीक है और मैं दीदी के कमरे में चली गई। उषा, मैं मन ही मन ये तय कर चुकी थी कि मुझे पापा से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं दीदी की हालत थोड़ी और ठीक होते देखना चाहती थी। शाम को जब दीदी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वह काफी देर से चुप बैठी। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़कर पूछा, माही सच बताओ, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं टालने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब सच्चाई छुपाने से बात और बिगड़ सकती है। मैंने धीरे धीरे उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कई बार अजीब सी घटनाएं महसूस हुई है और मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर दीदी कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, शायद हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब उन्होंने कहा कि कई बार इंसान कुछ सच्चाइयों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक चेप नहीं रहता। उन्होंने बताया कि घर में पिछले कुछ समय से कई तरह की गलतफहमियां और तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से माहौल भी ठीक नहीं रहा। मैं उनकी बात ध्यान से सुनती रही। तभी उसी समय बाहर से आवाज आई और दीदी के ससुर कमरे से बाहर आए। उन्होंने हमें साथ बैठे देखा तो धीरे से बोले, बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद वे सब कुछ समझ चुके हैं। उन्होंने बहुत शांत तरीके से कहा, अगर तुम्हें यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं होता तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि परिवार की वो जगह है जहाँ से इंसान को सही सहारा मिलता है। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन का डर कुछ कम हुआ। उसी समय मैंने तय किया कि अब मुझे पापा से बात करनी ही चाहिए। मैंने फोन उठाया और पापा को कॉल किया। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वह तुरंत पूछने लगे कि सब ठीक तो है। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी स्थिति बताई कि मैं यहाँ कुछ दिनों से असहज महसूस कर रही हूँ और घर वापस आना चाहती हूँ। पापा मेरी बात सुनकर बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सुबह ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उस रात मुझे कई दिनों बाद थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी अपने घर वापस जा सकूंगी। अगले दिन सुबह पापा सच में जल्दी ही वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा, अगर कभी भी किसी भी जगह तुम्हें असुरक्षित महसूस हो तो वहां एक पल भी रुकना जरूरी नहीं होता। दीदी भी उस समय चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर पछतावा और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। पापा ने शांत तरीके से सबसे बात की और कहा कि परिवार का मतलब एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान होता है। अगर किसी भी वजह से भरोसा कमजोर हो जाए तो सबसे जरूरी है कि बात साफ कर ली जाए। कुछ देर बाद पापा मुझे अपने साथ घर ले आए। रास्ते भर में यही सोचते रहे कि पिछले कुछ दिनों ने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने मुझे गले लगाया और मैं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। समय के साथ वो घटना पीछे छूट गई, लेकिन उसने मुझे एक बात हमेशा के लिए समझा दी कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा और अपने फैसलों का पर भरोसा करना। किसी भी रिश्ते में विश्वास जरूरी होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना कभी कभी मुश्किल भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा समझदारी से फैसले लेने चाहिए। और अगर कभी भी कोई स्थिति गलत हो लगे तो चुप रहने के बजाय अपने परिवार से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला इंसान को बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यही उस कहानी का सबसे बड़ी सीख है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर बताएं और याद रखिए कि जिंदगी में सबसे जरूरी